गुड में लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। साल 2008 में लिया गया था और यह दोस्तों बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है और पहली बार साल 2009 में पहली बार दोस्तों साल 2009 में आपका 24 जनवरी को यह दिवस मनाया गया था। ठीक है, और यह 15वां संस्करण है, याद रखेंगे आप। ओके दोस्तों, 15वीं संस्करण। तो इतना ही है दोस्तों अभी सवेरे मॉर्निंग में। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल भारतीय राज्य व्यवस्था एक गहन अध्ययन पर हम लोग हैं। तो उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ामों के लिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और एक वीडियो अभी तक मेरे द्वारा करवाई गई है पॉलिटिकल के सेगमेंट पर। यूकेपीएससी के पुराने पेपरों पर हम शाम को चर्चा करेंगे। अभी मैंने जो पॉलिटिकल का सेशन स्टार्ट किया है वहाँ पर मैंने आप लोगों को यह बोला था कि कोई भी देश अगर संघात्मक है या कोई भी संविधान लिखित है तो उसे संघात्मक कहने के पीछे 5 अवयव विद्यमान होते हैं, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। पहला अवयव आपका शक्तियों का विभाजन से था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से था। दूसरा आपका था लिखित संविधान होना चाहिए, तभी वह देश आपका संघात्मक कहलाएगा, मतलब रिटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। दूसरा आपका दोस्तों रिटर्न हो गया। तीसरा हो गया आप लोगों का दोस्तों सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए उस देश में। बिल्कुल हमारे देश में है या नियम देखेंगे। इसके बाद रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की कठोरता होना चाहिए। संविधान की कठोरता होना चाहिए, मतलब उस देश में संविधान आपका जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो कठोर होना चाहिए। इसके बाद जो चौथी है दोस्तों आप लोगों की, वह अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब न्यायालय का प्राधिकरण होना चाहिए। सर्वोच्च शक्ति जो है न्यायालय के पास होना चाहिए। तो देखेंगे क्या ये पांचों अवयव पर हमारा देश उतरता है। वैश्विक स्तर पर दोस्तों यह 5 अवयव होने चाहिए, कोई भी देश संघात्मक कहलाता है। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले शक्तियों का विभाजन पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। देखिए भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन से तात्पर्य, देखो संविधान में आखिर हम कह रहे हैं कि शक्तियों का विभाजन से क्या तात्पर्य है, तो इसका सीधे सीधे अर्थ होता है दोहरी राजनीतिक व्यवस्था से है। किस व्यवस्था से? दोहरी राजनीतिक व्यवस्था से। अब कैसी दोहरी राजनीतिक व्यवस्था? मतलब केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य आप लोगों का दोस्तों राजनीतिक दोहरी राजनीतिक शक्तियों का विभाजन है। ये होता है आपका शक्तियों का विभाजन से। क्लियर है? आप अच्छे से इसको याद करिएगा। ठीक है, यही है शक्तियों का विभाजन। देखेंगे आगे इसके बारे में डिटेल से हम लोग फिर से। अभी हम लोग जाते हैं संविधान की सर्वोच्चता पर अब। ठीक है, देखिए संविधान की सर्वोच्चता इस बात से स्पष्ट होती है कि यह केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों दोनों पर ही विभिन्न रूप से बाध्यकारी है। मतलब राज्य केंद्र पर अलग तरीके से है और राज्य पर अलग तरीके, मतलब दोनों को संविधान ने अपने अपने तरीके की क्या दे रखी है? शक्ति दे रखी है। अब देखो कुछ उपबंध तो देखो केंद्र को अलग शासन चलाने के लिए, देखो कुछ शक्तियां राज्य को अलग शासन चलाने के लिए दिए। देखे जैसे वे उपबंध दोस्तों जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे कोई उपबंध ऐसे होंगे ना दोस्तों जो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, वे संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर कर भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, नहीं भी। किंतु जो उपबंध, मतलब ऐसे उपबंध जो केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन में सम्मिलित होते हैं, वे हर हाल में संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्यों करते हैं? क्योंकि उन उपबंधों में ना दोस्तों न तो संशोधन केंद्र कर सकता है और ना ही अकेली राज्य सरकार कर सकती है। अगर संशोधन करना है तो दोनों की सहमति से करनी होगी। ठीक है, देखिए जैसे कोई उपबंध है, माना कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कराना है, तो सोचो मतलब इसमें सिर्फ केंद्र नहीं करा सकती है दोस्तों, इसमें किसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? राज्य सरकारों को भी। ठीक है, तो इसीलिए देखो वे उपबंध जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित नहीं है, वे तो संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसे उपबंध जो केंद्र और राज्य के बीच साफ साफ शक्तियों के विभाजन की बात करेगा, ठीक है, वे हर हालत में संविधान की सर्वोच्चता को जाहिर करेंगे। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी भी संविधान में संशोधन करना है,
ठीक है। तो दोस्तों जो संशोधन होगा सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, उसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका होती है। मतलब दोनों को साथ आना होगा तभी संशोधन माना जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है संविधान की सर्वोच्चता पर। अगला देखेंगे, आखिर संविधान के निम्न उपबंध जो सर्वोच्च स्थापित करते हैं संविधान को। देखो अब आ गया ना, मैंने क्या कहा आपको, संविधान के निम्न उपबंध जो सर्वोच्च स्थापित करते हैं। जैसे आर्टिकल 54 व आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित यहाँ पर प्रावधान है। तो यहाँ पर न सिर्फ अकेले केंद्र सरकार कर सकती है, जबकि राज्य सरकारों को भी साथ जाना होगा, तभी राष्ट्रपति का चुनाव सफल होता है। ठीक है, अगला देखिए यहीं पर आर्टिकल 73 व 162, केंद्र और राज्य के बीच विभाजित कार्यपालिका शक्तियां, जो कानून लागू करने की जो शक्तियां हैं। तो देखो केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग है, केंद्र को 73 के और राज्य को 162 के अकॉर्डिंग शक्ति मिली है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे, इन पर हम डिटेल से बाद में भी चर्चा अवश्य करेंगे। आर्टिकल 241 में देखो, आर्टिकल 241 में किस चीज़ का प्रावधान है, विभिन्न संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान। ठीक है, देखो विभिन्न न्यायालय केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान 241 ये क्या स्थापित करता है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। ठीक है, यहीं पर अगला देखिए दोस्तों, अध्याय 5 व संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। कई बार सवाल पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस भाग में है। ठीक है, भाग 5 अध्याय 4 में। वहीं संविधान के भाग 11 अध्याय 1 के तहत केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन स्पष्ट है। ठीक है, वहीं अगला यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि जहाँ संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की जाए करने की बात हो रही है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाएं, यहाँ पर जो भी भाषाएं दी गई है, राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 22 भाषाएं हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। देखो सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जो संसद है जहां राज्यसभा और लोकसभा बैठती है, राज्यसभा में हर राज्य के सदस्य जाते हैं, यह संविधान में स्पष्ट लिखा है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान में संशोधन करना है तो यहाँ पर भी आपको राज्य को साथ लेकर के चलना होगा। ये सारे उपबंध ऐसे हैं जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने की बात हो रही है। अब देखिए, अतः यह संविधान की सर्वोच्च प्रावधान स्थापित करने के उपबंध है। जो मैंने आपको यह बताए सारे, ये संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के उपबंध है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो मैंने ऊपर आपको सारे के सारे फैक्ट बताए, जो सारे के सारे प्रावधान बताए, जो सारे के सारे उपबंध बताए, ये कोई भी एक दूसरे के अधिकार के क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते हैं। मतलब ना तो केंद्र ना तो राज्य, न तो केंद्र राज्य में और राज्य ना तो केंद्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद लिखित संविधान दोस्तों, देखिए दोस्तों तीसरा अवयव है आपका लिखित संविधान। अब यूं तो देखिए संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट है, जिसे देखा जाए तो और अधिक स्पष्ट या सुस्पष्ट प्रदान करने के लिए ना, अब सुस्पष्ट प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि देखो कभी केंद्र और राज्य के बीच कभी कोई विवाद ना हो। ठीक है, कोई विवाद ना हो, इसलिए संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान का प्रावधान है। ठीक है, मतलब और अधिक स्पष्ट करने के लिए संघात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे आप। अब संविधान की कठोरता चौथा। ठीक, अब देखिए कठोरता का मतलब यहाँ पर जो संशोधन लाने की प्रक्रिया होगी, इसका मतलब ये नहीं कि संशोधन नहीं होगा, संशोधन होगा, लेकिन जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत जटिल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, संविधान की कठोरता का तात्पर्य यह नहीं है कि संविधान के उपबंध असंशोधनीय है। मतलब संशोधन तो हो सकता है, लेकिन जो संशोधन होगा वो बहुत खतरनाक है, बहुत जटिल प्रक्रिया से इसमें संशोधन लाया जाएगा। ठीक है, हम बाद में देखेंगे संशोधन लाने के लिए कितनी खतरनाक कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, कई खतरनाक रास्ते से गुजरने पड़ते हैं। इसके बाद है पांचवा,
न्यायालय का प्राधिकार मतलब न्यायालय का इंटरफेस। ठीक है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लिखित संविधान संघात्मक। ठीक है, यद्यपि देखो दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन तो किया गया है। ठीक है, किंतु देखो इसके बावजूद भी अक्सर यह समस्या बनी रहती है केंद्र और राज्य के मध्य की कोई विवाद ना उत्पन्न हो। अब देखिए, अगर केंद्र और राज्य के बीच कभी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे में निर्णायक रूप से किसकी सुनी जाए, या फिर केंद्र की सुनी जाए या फिर राज्य की सुनी जाए। तो इसीलिए अगर देखो इन दोनों के मध्य कोई विवाद जब उत्पन्न हो जाता है तब सर्वोच्च न्यायालय को इन दोनों के मध्य सुलह की भूमिका सौंपी गई है। मतलब केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई कभी विवाद उत्पन्न हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, सुलह की भूमिका निभाएगी। यह प्रश्न कई बार पूछी जा चुकी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान देखो उपरोक्त पांचों तत्वों को कहीं ना कहीं समाहित किए हुए है ना दोस्तों। देखो खास करके शक्तियों का विभाजन हम लोगों ने देखा, ठीक, इसके बाद लिखित संविधान देखा हम लोगों ने, इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता हम लोगों ने देखा, इसके बाद संविधान की कठोरता हम लोगों ने देखा, इसके बाद न्यायालय का प्राधिकार या अधिकार हम लोगों ने देखा। अब हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक संघात्मक संविधान कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन किस हद तक यह संघात्मक है यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसके अंदर कितने संघात्मक लक्षण व्याप्त है। ठीक है दोस्तों, हम किस हद तक कह सकते हैं ये तो इसी बात पर निर्भर करेगा कि इसके अंदर कितने संघात्मक लक्षण है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय ने इतना तो कहा है कि भारत का जो संविधान है या जो भारत देश है वो कैसा देश है, एक संघात्मक देश है। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि का भारत देश वाकई में संघात्मक लक्षण है, परिलक्षित है। डिटेल्स हम इसके आगे देखते हैं फिर से।